अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में आपको शामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शहद बानो अबान। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान की सालसी और नेतन्याहू के जंगी जनून की। तो आपको बताएंगे ईरान और अमेरिका के दरमियान छाई जंग की काली घटाओं में इस्लामाबाद अब वाहिद लाइफ लाइन बनकर उभरा है, जहां पाकिस्तान के सिपहसालार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले मौखर करने का बड़ा ऐलान कर दिया। पाकिस्तान की मुखलिसाना सिफारतकारी ने एक आलमी तबाही को फिलहाल टाल तो दिया है, लेकिन ट्रंप के तेवर अब भी जारखाना है, जो एक तरफ जंगी जनून छाया हुआ है और जंगबंदी में तोसी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार रख कर तेहरान को मुआशी तौर पर मफलूज करने की अमरीकी साजिश भी आश्कार कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये नाकाबंदी मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश है या ईरान को घुटनों के बल लाने का कोई नया मुआशी कहर, क्योंकि तेहरान में इसे बमबारी करार देकर वाज़े कर दिया है और वो अमरीकी धमकियों के सामने झुकने वाला नहीं। दूसरी जानब खत्ते में अमन की इन कोशिशों को नेतन्याहू की सूरत में एक बड़ा खतरा लाक है, जो लिबनान में जंगबंदी के बावजूद हमले करके ट्रंप और पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सबूताज करने के दर पे हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर रिजवान नसीर साहब माहिर हैं बैन अमूर के। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहबा, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी। अब क्या समझती हैं कि सदर ट्रंप एक तरफ हमला मौखर कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी की बातें हो रही हैं। क्या ये सिफारतकारी है या ईरान को माशी तौर पर मफलूज करने की कोशिश है, बल्कि ना सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया को मफलूज करने की साजिश है? ट्रंप वही कर रहे हैं शहरबानो जो वेस्ट हमेशा से करता है। वो एक तरफ ये कह रहे हैं जी हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, हम अमन चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो उस ऑब्जेक्टिव से पीछे नहीं हटना चाह रहे हैं जिसके लिए वो पहले उसमें जंग में आए थे, और वो है ईरान को। आप उसे कोई भी मल्टीपल नाम जो हैं उसके आपको मार्केट में मिल जाएंगे, रिजीम चेंज से लेकर उसकी बाल्कनाइजेशन, उसको डिसफंक्शनल करना, यानी कि ईरान किसी किस्म का थ्रेट ना रहे, ख़ास तौर पे स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के लिए और इसराइल के लिए, तो उसकी फंक्शनैलिटी के लिए। और ये जो रास्ता है ये अमेरिका के कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि उनका अगला हदफ जो है वो चाइना है। तो और वो ये समझते हैं कि शायद बाकी सारी दुनिया बेवकूफ़ है, हमें नहीं पता कि आप इस जंग में क्यों कूद पड़े हैं, आप इस जंग में इसको वीकेंड वॉर समझ के आ तो गए, लेकिन आपने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो ऑपरेशनलाइज होना है वाया ईरान, उसको नॉर्मलाइज कर दिया, और अब समझ में नहीं आ रहा, और बदहवासी में आप एक के बाद एक बयान दिए जा रहे हैं। और ईरानी जो हैं वो दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो है मुज़ाकरात, ये हम पे दोबारा हमले की तैयारी है, ये स्ट्रेटेजिक पॉज़ है। हम इसका हिस्सा बन रहे थे, मगर अब हमारे पास जो फूल प्रूफ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि ये जो ब्लॉकेड है, इसका मकसद भी यहाँ पे सिर्फ ब्लॉकेड करना नहीं है, ब्लॉकेड के नाम पर यहाँ पे मिलिट्री प्रेजेंस को मैक्सिमाइज़ करना है। कि आपने यहाँ से ब्लॉकेड, आप कहेंगे ये कि जी हमने एक ब्लॉकेड किया हुआ है, लेकिन उसके दरपर्दा यहाँ पे आप अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहे हैं, और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि आपने हम पे अटैक करना है या कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना है, तो कोई पॉइंट नहीं है निगोशिएशंस में। गवर्नमेंट है वो ऑनेस्टली इस मसले का कोई हल ढूंढे। तो ये सवाल का जवाब ट्रंप को खुद अपने इर्द गिर्द बैठ जी ठीक है। डॉक्टर साहिबा की आवाज़ जो है हम तक क्लियर नहीं पहुंची, इस मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर रिजवान साहब, आपकी जानिब आऊँगी। नायब सदर जो हैं JD वेंस, उनका पाकिस्तान का दौरा मौखर होना आप क्या समझते हैं? ये जाहिर करता है कि अभी पसे पर्दा बहुत से मामला जो हैं वो तय होने वाले हैं, और उसी वज़ीर ख़ारजा ने 2015 जैसे माहदे की बात की है। क्या मौजूदा इलाकाई हालात में अमरीका और ईरान दोबारा किसी ऐसे फ्रेमवर्क पर मुत्तफ़िक होता हुआ दिखाई देता है जो खित्ते से जंग के साए मुस्तकिल या मुकम्मल तौर पर ख़त्म करे? जी शहरबानो, बहुत शुक्रिया अपने शो में लेने का। देखें, मुकम्मल तौर पे तो जंग खत्म नहीं हो सकती। मिडल ईस्ट में जब तक ईरान अमेरिका को चैलेंज करता रहेगा, इसराइल के लिए थ्रेट बना रहेगा, ये जंग थोड़ी या मुकम्मल ये जारी रहेगी। इसमें सर्जिकल ऑपरेशंस भी होते रहेंगे, और आपने देखा है पहले भी, जो पिछले साल भी इन्होंने जंग की थी जून में, वो जंग उन्होंने यही 12 डेज की वॉर की थी कि सिर्फ और सिर्फ जो उनको डर था कि ईरान बिल्कुल
चंद महीने या चंद हफ्ते करीब रह गया है न्यूक्लियर वेपन्स के, तो उन्होंने अटैक कर दिया। फिर जो नेतन्याहू ने अब घसीटा है डोनाल्ड ट्रंप को इस जंग में, उसका मकसद भी यही है। उसका मकसद ये है कि ईरान के पास जो कैपेबिलिटी है इस पूरे रीजन में, तमाम के तमाम कंट्रीज तो इत्तेहादी हैं इसराइल के, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो सिर्फ एक ईरान है जो मसला बना हुआ था, तो उन्होंने कहा ईरान की सलाहियत को खत्म करते हैं। देखिए, इस चीज में मैं एक और दो बातें करनी चाहूंगा। अमेरिका के आगे बिल्कुल अगला टारगेट चाइना ही है। अगर अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को आप स्टडी करें तो आपको वाज़ेह पता चल जाएगा कि जितने भी क्वाड और ऑकस, I2, U2 जितने भी इत्तेहाद बना रहा है अमेरिका इस इर्द गिर्द में, तो वो चाइना के हवाले से हैं। अगर ये ब्लॉकेट किया गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, तो इसमें भी चाइना की जो डिपेंडेंसी है अराउंड मोर देन 20% वो यहाँ से आती है, गल्फ से। अब इसका मकसद ये है कि चाइना भी चीखे चिल्लाए। यूरोपियंस पहले ही इस एनर्जी क्राइसिस का शिकार थे रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, और अब दोबारा से जो गल्फ में उन्होंने चोक किया और अमेरिका ने डबल चोक कर दिया, उसकी वजह से कि यूरोपियन भी तड़पें और अमेरिका उन्हें कहे आओ मिलकर इसको खोलते हैं, और सिर्फ इस जंग में अपने यूरोपियन इत्तेहादियों को लेकर के आना। मैं समझता हूं कि अब जो मामला बनते हैं, पाकिस्तान ने अपने इंट्रोडक्शन में कहा बहुत आला रोल प्ले किया है पाकिस्तान ने। मैं ये समझता हूं कि बहुत ये सफारतकारी की नई तारीख रकम कर दी कि अमेरिका जैसा मुल्क जिसकी तारीख जंगों से भरी पड़ी है, उसने कभी किसी मुल्क की नहीं सुनी और वो पाकिस्तान की सुन रहा है। और मैं ये समझता हूं कि अभी जो डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर को डिले किया है या प्रोलॉन्ग कर दिया है, उसके पीछे पाकिस्तान की सफारतकारी है। ईरान को भी पाकिस्तान समझा रहा है, क्योंकि देखें जंग कभी भी किसी मसले का हल नहीं होता। जंग अमेरिका ने की है, पहले 2001 में शुरू की है अफगानिस्तान में, इराक में 2003 में शुरू की, 2020 में छोड़ के चले गए। वो जिनके खिलाफ लड़ते रहे तालिबान, दोबारा 2021 में उनके हाथ में सारा कुछ था। वहां पे इराक में जो करते रहे, इराक आज भी अनस्टेबल है। वो सीरिया में या जहां भी जो करते रहे, लिबिया में करते रहे, वो सारा देखें, ये तारीख गवाह है कि अमेरिका जहां जाता है तबाही फैला देता है। इसमें सिर्फ एक चीज को फायदा होता है, वो है अमेरिका की हैवी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लोग जो असलाह बनाते, वो इस्तेमाल होता है, वो बेचते, उनको फायदा होता है अमेरिकी जंगों से। अब इस मामले में मैं समझता हूँ जो वॉर का फायदा हो रहा है वो नेतन्याहू को हो रहा है। नेतन्याहू ने सिर्फ ये बताना है कि मैंने ईरान को इकोनॉमिकली, आप ये भी देखिएगा कि सोवियत यूनियन अमेरिका के खिलाफ लड़ता हुआ इकोनॉमिकली तबाह हुआ था। वो चाह रहे हैं कि ईरान इकोनॉमिकली तबाह हो जाए। एक तो ईरान का अभी कहीं नहीं हो रहा, ना उसकी ट्रेड हो रही है, ना उसका तेल बिक रहा है, ना उसकी गैस बिक रही है, और सिर्फ इकोनॉमिकली इतना उसका जो था रियाल वो इतना नीचे आ गया था कि उसे इक्वेट किया जाए US डॉलर के इक्वलेंट, तो वो मेरा ख्याल है 0 के बराबर आ चुका है। तो मेरा ख्याल है अमेरिका की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी ये है कि अभी चूंकि समर होने वाला है, समर शुरू हो गया है, अमेरिका कभी भी अपने सोल्जर्स नहीं उतारेगा, क्योंकि यहाँ पे इतनी गर्मी होगी, वो इस चीज के आदी नहीं है। यानी कि जंग अगले 3 महीने तक भूल जाएं। सिर्फ ये होगा, छोटी छोटी स्क्रमिशेस होंगी, छोटी छोटी झड़पें होंगी, कभी ब्लॉकेट खोल दिया जाएगा, कभी थोड़ा सा लूज कर दिया जाएगा, यही सफारतकारी चलती रहेगी। लेकिन इसका परमानेंट हल ये है कि अमेरिका और इसराइल को इस चीज को रियलाइज कर लेना चाहिए कि वो जो प्रॉमिस तो उन्होंने किया था मिडिल ईस्ट को सिक्योरिटी देने का, वो ना दे सके हैं, ना वो दे सकेंगे। मेरा ख्याल है डिफेंस शुड नॉट बी अर्लियर देन डेवलपमेंट। यहाँ पे सिर्फ डेवलपमेंट की जरूरत है, और आपने देखा होगा जो डेवलपमेंट हुई है सऊदी अरब में, बहरीन में, कतर में, UAE में, वो सारी की सारी इसी डिफेंस की वजह से खत्म भी हो गई है। आज सब के सब सस्पेंडेड पड़े हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को ये रियलाइज करना चाहिए, मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, अपने लोगों को खुश करना है ना, तो इस चीज से खुश करना है। देखें, मैं अमन ले आया हूँ, ठीक है, जंग की हमने, अपने कुछ ऑब्जेक्टिव से अचीव कर लिए, अमन आ गया है, दैट्स इट। और यही सबके हक में है, और मैं समझता हूँ कि इसमें पाकिस्तान बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहा है कि जिसमें बिल्कुल ठीक है। आपके मुताबिक ये अगले 3 महीने तक जो है वो अमेरिका जो है वो जंग में खुद नहीं आएगा। डॉक्टर साहब, अभी जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ पर अमेरिका के 2 जहाज़ों को कब्जे में ले लिया है। तो आप क्या समझती हैं, अगर ये खबर सच है तो ऐसी सूरत में ये हम देख रहे हैं कशीदगी मज़ीद बढ़ रही है? कशीदगी तो बढ़ेगी। जो मेरा खौफ है वो ये कि कशीदगी जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि दोनों पार्टी समझ रही हैं कि शायद हमारे पास वक्त भी है और हम मजीद जो हमले हैं वो बर्दाश्त भी कर सकते हैं। तो ईरान भी अपनी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को हाथ से खोने के लिए तैयार है। अब मुझे लग रहा है कि गल्फ जो है उसको तो मैं फोर्सी कर रही हूँ कि ईरान पे एक अटैक जो है वो हो सकता है, हॉस्टिलिटी बढ़ सकती है। लेकिन उस सूरत हाल में पाकिस्तान ने जो कोशिश की है सीज फायर को प्रोलॉन्ग करने की, उसको ईरान ने कबूल नहीं किया है।
ईरान ने कहा है कि ऐसी किसी सीज फायर को फिर हम नहीं मानते जिसके अंदर एक ब्लॉकेड तो लगा हुआ है, और उस ब्लॉकेड को लगाकर अगर आपका ये ख्याल है कि साथ में आप ये भी कह लेंगे कि ये सीज फायर भी है, तो ब्लॉकेड तो इटसेल्फ ओपन सीज के अंदर जो है वो एक वॉर का साइन है, वो एक वॉर क्राइम है एटलीस्ट। तो आप ब्लॉकेड तो पहले हटाइए। तो ईरान ने सीज फायर पे नहीं आमादा हुए, और उनके जो एक स्पोक्स पर्सन है सॉर्ट ऑफ प्रोफेसर मरांडी, उनकी ट्वीट एक मैंने देखी है जिसपे उन्होंने कहा है कि गल्फ के कंट्रीज जो हैं वो भी अपनी कुछ जगह ये जो है वो खाली कर दें, और स्टेट ऑफ हुर्मुज से जितने बहरी जहाज गुजर रहे हैं वो भी गुजरना बंद कर दें, बहुत बड़े हमले की तैयारी कर लें। तो ये जो दोनों तरफ का नैरेटिव है, ईरान की तरफ का भी और अमेरिका की तरफ का भी, ये सुलह का नैरेटिव नहीं लगता है। ईरान को ये लग रहा है कि जैसे वो पहले हमले बर्दाश्त कर गया है वो मजीद करेगा, और वो किसी डिसाइसिव डिफीट के उसमें है। और अमेरिका को लग रहा है कि अभी तो हमें स्टेट ऑफ हुर्मुज के बंद होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लिहाजा जब तक हमें फॉल तक जो है और या विंटर तक जो है हमें फर्क पड़ना शुरू होगा, तो फिर देखते हैं, अभी हमारे पास काफी टाइम है, तो क्यों ना एक ट्राई और करके देख ली जाए। उस एक ट्राई में दोनों पार्टीज जो हैं वो अपनी अपनी स्टेटेड पोजीशन को मैक्सिमाइज करके बैठ गई हैं, और उस मैक्सिमाइज पोजीशन में ऑफ कोर्स रीजन का नुकसान होगा, ईरान का नुकसान होगा, जिसमें अगर ईरान पे अटैक दोबारा हो जाता है तो वो सिविलियन पॉपुलेशन का नुकसान होगा, जो कि ट्रंप ऑलरेडी बता चुके हैं कि जी हमने जो अटैक करना है वो हमने आपके इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स जो हैं, आपकी ब्रिजेस हमने उड़ा देने हैं। और ट्रंप एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि हमारे पास प्लान बी और सी ये है कि हम शदीद बम्बार्डमेंट करें ईरान के ऊपर और उसके बाद वहां से आ जाएं, यही हमारी विक्ट्री है। 20 साल तक ईरान जो है वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा। तो जब ये चीजें चल रही हैं, उसमें निगोशिएशन जो है वो थोड़ी सी आपको दिखाई देगी, लेकिन निगोशिएशन करवाने वाले जो हैं वो बहुत एक्टिव हैं, रास्ता दिखाने वाले बहुत एक्टिव हैं। तो आई होप कि मैं पेसिमिस्ट नहीं हूँ, रियलिस्ट होते हुए, कि कोई ना कोई रास्ता निकल आ भी सकता है, लेकिन उसमें जेडी वेंस को साइड पे करना, और ख़ास तौर पे अमेरिका है उसके अंदर जेडी वेंस को अच्छा ना समझना, क्योंकि वो ग्लोबलिस्ट नहीं है, वो न्यो कंजर्वेटिव नहीं है, वो जायनिस्ट नहीं है। तो उनको भी जो है वो साइड पे करके, तो उनसे कहा जा रहा है कि आप बैठकर कोई JCPOA 2 ड्राफ्ट करें, तो वो जाके हम साइन करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन साथ साथ हमारा जो ईरान को ख़त्म करने का मंसूबा है वो अपनी जगह पे कायम है। तो बिल्कुल। इस रियलिटी को अगर हम सामने रखें तो ये दोनों चीज़ें फिर हमें पता चलती हैं कि चीज़ें जो हैं वो बहुत मडी हैं, और कोई चीज़ आपको कोई क्रिस्टल बॉल की तरह दिखाई नहीं दे रही है कि क्या होने वाला है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने डॉक्टर साहबा कि जो सूरत हम देख रहे हैं वो बिल्कुल ऐसी है कि दोनों तरफ से बिल्कुल भी इस कशीदगी को कम करने के लिए कोशिश नहीं की जा रही। हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ से बातें होती हैं, बाद में चीज़ें जो हैं वो क्लियरली नज़र आ रही हैं, कशीदगी बढ़ सकती है। सिनेरियोज़ कुछ सामने आ रहे हैं। एक ये है कि हो सकता है कि कशीदगी बढ़ जाए, एक ये है कि हो सकता है कि ये लोग मुज़ाकरात की मेज़ पर आके बैठें और किसी बात पर मुत्तफ़िक हो जाएं। सबसे ज़्यादा जिस बात की तरफ इशारा किया जा रहा है वो ये है कि हो सकता है कि ये लोग मेज़ पर आकर बैठें और उसके बाद किसी सूरत भी बात ना बैठे, लेकिन हाँ हम ये देखेंगे कि जंग जो है वो वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। तो आप समझती हैं कि ऐसा हो सकता है? मुझे ये लगता है कि ये जो आपने 3 सिनेरियो बताए हैं इनमें से 2 बहुत प्लॉजिबल हैं। हुँ। एक ये कि ये मुज़ाकरात की मेज़ पर अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते रहें, और मुज़ाकरात भी जो है वो ठीक है चलते रहे, लेकिन जंग जो है वो इसी तरह एक स्टैटिक पोजीशन में उसकी हालत रहे। जंग जारी भी हो, जैसे कि जंग हो रही है, हुँ। हमले हो रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी हो कि जी सीज़ फायर है। तो ये दोनों सिचुएशंस जो हैं वो साथ-साथ चलेंगी। एस्केलेट उस सूरत में कर सकता है जब अमेरिका जो है वो ये समझ ले कि मेरे पास वक़्त की बहुत कमी है। ट्रंप ने 15 को चाइना का विज़िट किया हुआ है, वो अगर उन्हें दूसरी दफ़ा पोस्टपोन करना पड़ता है तो उनके लिए बहुत बड़ा एक उनकी रेपुटेशन अगर कोई है तो उसके लिए प्रॉब्लम है। और साथ में फिर मिड टर्म पे तो हम बात कर ही रहे हैं, उनके अपने जो हैं उसमें उनका क्या बनने वाला है। तो उसमें उसमें वो क्या करेंगे? क्या वो सेनेटर्स जो कि एपेक लॉबी के पे लिस्ट पे हैं, उनकी तरफ रहेंगे, या फिर वो अपने मागा क्राउड को जो है वो सैटिस्फाई करेंगे? तो उनको तो लगता है उनके दिन की जो है वो 10 से ज़्यादा पोस्ट को देखकर ही पता चलता है कि बंदे के दिमाग जो है वो अपनी जगह पे नहीं है, बहुत शदीद प्रेशर में है।
और उनके अपने मीडिया ने ये बात भी शुरू कर दी है कि इनके कॉग्निटिव फेलियर्स वगैरह जो हैं वो हर नाकाम मिशन के बाद वो ये भी एक बयानिया बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये जो 3 सिनेरियो हैं इसमें 2 तो बहुत प्लॉजिबल हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं समझ रही कि नेगोशिएशंस जो हैं वो बिल्कुल रुक गई हैं या हॉल्ट हो गई हैं। नेगोशिएशंस होती रहेंगी लेकिन इल फेथ जो है नेगोशिएशन होंगी। गुडविल दोनों तरफ से नहीं होगा। एक तरफ जो है वो ईरान समझेगा कि हमारी पीठ में छुरा घोंपने के लिए ये लोग बैठे हुए हैं और अमेरिका जो है वो ये बैठा होगा कि मुझे एक स्ट्रेटेजिक पॉज मिल गया है और मैंने अब बिल्डअप कैसे करना है और अल्टीमेटली मेरा जो गोल है वो मैं चाइना तक कैसे ये एक पॉइंट हम मिस कर जाते हैं। ईरान एक वीकेंड वॉर थी अमेरिका के लिए। वो वीकेंड पे आए थे ईरान को खत्म करे, यहाँ पे अपनी मर्जी का पपेट बिठाएं और जो चोक पॉइंट्स हैं, जो फ्यूचर के हैं, रास्ते हैं, उसको हमने नुकसान देना है। तभी तो काया कालिस ने कहा था, उसका बहुत ही मशहूर फिक्रा है कि फर्स्ट वी विल डू रशिया राइट देन वी विल डू चाइना राइट। जब उनसे कहा कि जी यूरोप क्यों नहीं इस जंग में कूद पड़ा, तो उनका मतलब ये था, वो नेटो की सिक्योरिटी जो है वो उसकी चीफ हैं, तो कोई मजाक नहीं है उनके मुंह से ये निकलना कि हम तो अभी नेटो की वॉर रशिया के साथ कर रहे थे, तो वो तो किसी नतीजे पे पहुंची नहीं, अब आप चाइना की तरफ चल पड़े हैं। तो हम अभी तक अपने एनालिसिस में इसको ईरान की जंग समझे बैठे हैं। ये चाइना और इस रीजन की जंग है, जो अमेरिका चाइना को कंटेन करने का उसका मंसूबा है, तो उस पे अमल करते हुए उसे स्टेट ऑफ हुर्मुज का कंट्रोल चाहिए। स्टेट ऑफ हुर्मुज जो है वो टेरिटोरियल जो बाउंड्री है ईरान की उसमें आती है, और जो ईरान की करंट रिजीम है उसने उसको अमेरिका के मकासद के लिए इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया है। तो ईरान के अंदर या तो सीरिया बन जाए, वहां पे छोटे छोटे वॉर लॉर्ड्स जो हैं उसको चलाते रहे, या फिर वो शाह का बेटा क्लाउन प्रिंस जो है वो आ जाए वहां पे, तो फिर ये मसला हल होता है। अब जब बाजी इस तरह से पलट गई है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज भी हाथ से जाती हुई दिखाई देती है, रिजीम भी चेंज नहीं हो रही, लोग भी कंसोलिडेट है, तो चाइना तक कहाँ पहुंचना है। और चाइना ने पहली दफा इस बात का बयान भी दिया है कि ये ब्लॉकेड का मतलब क्या है, आप ओपन सी पे कैसे ब्लॉकेड कर सकते हैं। ईरान ने जो कहा है मैं गुजरने नहीं दूंगा, और उसको एज अ वेपन यूज किया है, उसने अपने टेरिटोरियल वाटर्स को किया है, उसका क्लेम है उनके ऊपर। बाकी वो बात कर रहा है कि ओमान का क्लेम है तो हम दोनों मिलकर इसको चलाएंगे। चाइना और रशिया जो है वो बिल्कुल इस बात में शामिल हैं। तो मैं जो बार बार कहती हूँ कि हम जो हैं, हमारी शमूलियत जो है वो इस रीजन के एक बहुत बड़े सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की है, कि हम आपस की दूरियां, रंजिशें, नफरतें खत्म करके इस रीजन के लोग तो आपस में रहना शुरू कर दें। हम उस पर काम कर रहे हैं। उस पर हम काम कर कैसे सकते हैं जब ये ईरान का मसला हल नहीं होता। और ईरान जो है वो इस मसले को हल करने की तरफ इसलिए नहीं आ रहा है कि वो कहता है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं वो मसले का हल नहीं हो रहा, क्योंकि दूसरी पार्टी जो है, ना तो आप उसकी गारंटी दे रहे हैं, ना आप उसको इतना ये कह पा रहे हैं कि वो हम पे जो उसने हमें बर्बाद करने का मंसूबा साजी की हुई है उसको वो अपने दिल से निकाल दे। वो तो उस पे कायम है। तो इसमें पाकिस्तान बहुत कॉशियसली, लेकिन बहरहाल उनका प्लान बहुत एम्बिशियस है हमारा, लेकिन हम बहुत कॉशियसली चल रहे हैं। हम किसी की गारंटी नहीं दे रहे हैं, हम ईरान से कोई वादा वईद नहीं कर रहे हैं, हम पुश भी नहीं कर रहे हैं। हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने तो लास्ट मिनट तक ये भी नहीं कहा, बार बार जो है मैं देखने की कोशिश कर रही थी, नहीं बताया कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। उन्होंने कहा जी आप ना तो ज्यादा पेसिमिस्ट हो ना ज्यादा ऑप्टिमिस्ट हो, हमने मेज सजा दी है, अगर दो एडल्ट हैं अगर बात करना चाहेंगे तो जरूर आ जाएंगे। मैक्सिमम हम ये कर सकते हैं जो प्राइम मिनिस्टर ने कर दिया है कि ये जो सीज फायर एक फ्रेजाइल सी है इसको एक्सटेंड कर दें। अब एक पार्टी ईरान की सूरत में उसको मान नहीं रही है तो ये फिर ईरान का इशू है। हम यहाँ से आगे, इससे आगे और फिलहाल क्या कर सकते हैं। बाकी हम अमेरिका से राब्ते में हैं मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से, लेकिन अमेरिका की गारंटी जो है वो देने की हम हमाकत बिल्कुल करने के मूड में नहीं है। तो इन दोनों को डिसाइड कर लेने दें कि ये क्या करना चाहते हैं, क्योंकि हमने अगर निगोशिएशन की मेज भी सजाई थी तो उसमें हमारा अपना जो है जो एक मिशन है, जो विजन है, हमारी अपनी जो नई डॉक्ट्राइन हम लेके आ रहे हैं मल्टी नोडल डिप्लोमेसी की, वो अपने विजन के अंडर हम कर रहे हैं। तो उसमें ये नहीं है कि ये आज आ जाएं कल आ जाएं हफ्ते बाद आते हैं, वेन्यू चेंज करते हैं, कहीं बैठते हैं। हमारा इशू ये है कि ये कजिया हल हो
तो फिर हम ईरान को इंटीग्रेट करके उस सिस्टम के अंदर फिर आगे चले, क्योंकि ईरान बहुत आइसोलेटेड है, ईरान की हुब्रिस बहुत ज्यादा है, उसके अपने रीजन में हमसायों के साथ पंगे हैं, गल्फ में उसके जो प्रॉब्लम है, तो उसको इंटीग्रेट करना भी एक बहुत बड़ा जो है वो एक फील्ड वर्क है। उसको अजरबैजान के साथ इंटीग्रेट करना, उसको गल्फ के साथ करना, उसको इस रीजन में करना, उसको आर्मेनिया की तरफ जो है, उसको तुर्की से उसके अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे हिस्टोरिकली। तो हम एक ऐसा पिविटल पिलर हैं जो कि ये रोल प्ले करने के बारे में सोच रहे हैं, और हमारा जो ब्रॉडर प्लान है उसमें ये ईरान और अमेरिका का मसला हल होना उस बड़ी सी किताब में मेरी अंडरस्टैंडिंग में एक चैप्टर है। तो ये चैप्टर हमारे लिए इस वक्त बहुत बड़ी हड्डी गले की बना हुआ है। हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं इस रीजन के सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को लेकर, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इक्तिसादी तरक्की की तरफ, जिस बात के ख्वाब हम देख रहे हैं और हम अपने एलाइज और पार्टनर्स के साथ मिल बैठकर उसके ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। अगर ईरान जो है वो अपनी हुब्रेस पे ये समझे कि उसकी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वो लामतनाही है, और जो लोग हैं उनके वो लोहे के बने हुए हैं, और वो एब्जॉर्ब करता ही चला जाएगा। एम्पायर्स जब जाती हैं तो उनके न्यूक्लियर होने में कोई टाइम नहीं लगता। जी। तो ईरान को ये बात जरूर सोचनी चाहिए कि बाज औकात बच जाना बहादुरी है, मर जाना बहादुरी नहीं है। माना कि उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया है, वो कंसोलिडेट किए हैं, मगर अब वो रीजन के लिए अपने जो उनकी बॉर्डर लाइन तकब्बुर है, जो कि हमेशा उनमें सिविलाइजेशनल तौर पे पाया जाता है, और गलत भी नहीं है, वो एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, वो अब रीजन के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम बन रहा है। थोड़ा सा उनको, उनसे कोई न्यूक्लियर की बात नहीं कर रहा, यूरेनियम की, ये सारी रेटोरिक की बातें हैं। स्टेट ऑफ हुर्मुज की कोई बात नहीं, उनसे बात हो रही है, आप ठीक मेज है, पर बैठिए और कोई एक विक्ट्री पॉइंट अमेरिका को दीजिए, एक आप ले लीजिए। बिल्कुल ठीक है। अमेरिका को दे दीजिए जी यूरेनियम इनरिच नहीं कर रहे, जो कि ऑलरेडी आप कर ही नहीं रहे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, किसी आप पॉइंट पर खुद तो ले बैठना लीजिए कि होगा, स्टेट ऑफ क्योंकि हुर्मुज। खत्ते के लिए और पूरी दुनिया के लिए ये जंग रुकना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान पर तवानाई के दोहरे बहरान का साया भी हम देख रहे हैं। इस जंग ने जो नुकसान दिए हैं, ईरान जंग के 22 साल में मार्केट में तेल $100 के करीब पहुंच चुका है, जबकि मुल्क में जो LNG की कमी से बिजली और गैस की बदतरीन लोड शेडिंग का हम सामना देख रहे हैं। इसी पर हमें ज्वाइन किया एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर शुएब अहमद साहब ने। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, ईरान में ये बढ़ती हुई कशीदगी और तेल की कीमतों में 5% तक इजाफा होना पाकिस्तान जैसी कमज़ोर मईशत इसको बर्दाश्त कर सकेगी? कितना नुकसान है, आम आदमी पर कितना बोझ पड़ने वाला है? बहुत शुक्रिया। मैं आपको अगर इसको ना वो वन लाइनर जो बड़ा ज़रूरी होता है जो हमारे आम लोगों के लिए समझने के लिए कि ये जो हम इस वक्त एनर्जी का बहरान जो फेस कर रहे हैं, ये कोई एक जैसे हम कहते हैं ना एक आम माशी मसला नहीं है, कि एक नॉर्मल रेगुलर इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है। ये अगर आप इसको थोड़ा सा समझें तो ये एक जियोपॉलिटिकल शॉक है। उसकी रीजन ये है कि देखें, वजह ये है कि हमारी ऑलमोस्ट 90%, समवेयर अराउंड 90% जो हमारी तेल की बरामदात है वो खलीजी ममालिक और इस खित्ते से आती हैं। अब जब वहां जंग होगी तो ज़ाहिर है हम मुतासरीन में से हैं, और ख़ास तौर पे फिर जब हम ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की जितनी बातें हो रही हैं उसने हमारी सप्लाई लाइन को वैसे डिस्टर्ब किया हुआ है। दूसरी तरफ जो हमारी LNG है वो, अब आप जैसे अभी आपने खुद ही बताया कि हमारी LNG का जो इशू आया है, हमारी ऑलमोस्ट कुछ 69% इस वक्त जो LNG है वो शॉर्ट हो गई है। हमारे जो LNG के प्लांट्स थे, पावर प्लांट्स थे, उनकी कैपेसिटी को 6000 मेगावाट की, वो कोई 500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो इस वक्त जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप अंदाजा करें 6000 से 500 पे वो आ गए। ठीक है, अब हुआ क्या है? वो ये है कि होना तो ये चाहिए था कि इस तरह के जो ग्लोबल शॉक होंगे या जो कोई एनर्जी शॉक होंगे, उसके लिए हमारे पास कोई प्रिपरेशन होती, हमारे पास कोई तैयारी होती। आप देखिए दुनिया में या पाकिस्तान में भी कहीं कोई मैन मेड डिजास्टर या कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, हम उसमें सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। चाहे वो सैलाब आए, चाहे वो बारिशें हों, चाहे खुशहाली हो। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि हमारी जो रिफॉर्म्स होती हैं ना, ये जो हमारी प्रिपरेशन होती है, मतलब मुझे बार बार मैं ये एक ही बात को रिपीट कर रहा हूँ और हर फोरम पे मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये हमारी मकामी कमजोरी है जो हमें इस स्टेज पे लाके खड़ा कर देती है। ठीक है ना? अगर हमारा मतलब हाउस इन ऑर्डर होता, अगर हमने ये चीजें पहले से तैयार करके रखी होती। देखिए आज मैं एक और चीज की आपको वार्निंग दे रहा हूँ, हमारे पास पानी का जो कैपेसिटी, हमारी जो पोटेंशियल है वो 30 से 45 दिन का है। ठीक है, आज हमारे साथ कोई वाटर का क्राइसिस आ जाता है तो हमारी क्या स्टैंडिंग होगी और हम कैसे इसको फेस करेंगे? ठीक है,
तो आपका इस वक्त जो, और जब से मैंने जब से इस सब्जेक्ट को पढ़ना समझना शुरू किया है, मुझे ये पता है कि पीक जब डिमांड बढ़ती है तो हमारे पास 5,000 6,000 मेगावाट का क्राइसिस आता है। ये हमारा डिफरेंस होता है, और वो 6,000 7,000 मेगावाट का जो डिफरेंस है वो हमें अंधेरों में हमारे पूरे मुल्क को डुबो देता है। और आप यकीन करें कि एक आपके पास आज अगर एक आपका मेगा डैम बन जाता है, लार्ज डैम आपके पास होता है, तो वो 5,000 मेगावाट को वो एब्जॉर्ब कर जाता है। 3 हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स इस वक्त बन रहे हैं, लेकिन उनके बारे में अभी तक किसी को कुछ पता नहीं कि वो कब तैयार होंगे, उनके ऊपर क्या तक की क्या पेशरफ्त हो चुकी है। मेरा जो इशारा है वो बादशाह दयामेर वगैरह की तरफ है जी। उनके ऊपर हमें कोई अंदाजा नहीं है कि हम वहां से कैसे, हम जो आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर जो इजीएस्ट और सस्ती है वो आपकी हाइड्रो जो पावर प्लांट्स हैं वो सबसे ज्यादा सस्ते हैं। अभी तो आप अल्लाह ताला का ये शुक्र अदा करें कि लोगों ने जो ये सोलर की तरफ गए, और सोलर का जो है ना, ये अवाम ने खुद अपने पे बोझ उठाया, और उसका नतीजा ये निकला कि हमने किसी हद तक समझे कि दिन के औकात में जो हमारी कोई 12 से 18,000 गीगावाट तक जो बिजली प्रोड्यूस हुई सोलर की वजह से, तो अगर ये सोलर बूम आज आपके पास ना होता तो शायद सूरत हाल इससे भी ज्यादा खतरनाक होती। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि हेड्स ऑफ टू आर जो पब्लिक है, मैसेज है, कि उन्होंने वो कर दिखाया जो हुकूमत नहीं करा सकी। तो इसलिए हम बेसिकली देखें, ये एक जियोपॉलिटिकल शॉक है, और हम एक डॉक्टर साहब उससे रिलीफ तो मिला है, लेकिन जो नई पॉलिसीज इन्होंने बनाई हैं उससे तो सोलर लगाने वाले भी परेशान हैं, जो नहीं लगा रहे वो अलग से परेशान हैं। टैक्सेस का जो एक हमने देखा है कि बड़ी स्लॉट सामने आई है, घर में लाइट आ रही है, वो एक अलग सब्जेक्ट है। इंशाल्लाह वो कभी आप मौका देंगे तो मैं उस पर बात करके आपको बताऊंगा कि नेट मीटरिंग का क्या इशू है। लेकिन इस वक्त जो मेरी गुजारिश है वो ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम एक एनर्जी इनसिक्योर स्टेट है, और हमने हद से ज्यादा डिपेंड किया एलएनजी के ऊपर ना, और हम अपना सिस्टम उस तरफ लेके चले गए। हमने जो एक रिन्यूएबल ट्रांजिशन होनी चाहिए थी, हमें एनर्जी की जो अदर सोर्सेज थी, जो अदर फॉर्म्स थी, उनके ऊपर जितनी मेहनत करनी चाहिए थी, अभी भी कुछ वक्त नहीं गुजरा। अब भी इनको ये चाहिए। देखिए, आज जब हम ये कहते हैं, अभी आप जब डिस्कस कर रहे थे, इंटरनेशनल अफेयर्स को डिस्कस कर रहे थे, इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिनेरियो को डिस्कस कर रहे थे, हम पूरी दुनिया को आज एक प्लेटफॉर्म देने की पोजीशन में आ गए हैं, तो क्या वजह है कि हम अपने हाउस को क्यों नहीं इन ऑर्डर कर सकते? क्या वजह है कि हम अपनी पॉलिसियों को उस तरह से लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साहब, जिस तरह से हम सफारती तौर पर बेहतरीन काम कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि अब मुल्क के अंदर भी इस तरह के काम होने चाहिए, इस तरह की इस्लाहात होनी चाहिए, ताकि जो आम तबका है उसको भी कोई फ़ायदा पहुंचे। आप सबका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को 1 साल मुकम्मल होने पर मोदी सरकार की मकाराना सियासत का कच्चा चिट्ठा खुद भारतीय मीडिया ने खोल दिया है। आपको बताएंगे, दी ट्रिब्यूनल के चौंका देने वाले इंकशाफात ने साबित किया कि मोदी सरकार अपने ही शहरियों के कातिल सिक्योरिटी एहलकारों की पुष्टपनाही कर रही है, जबकि 10 मिनट में तैयार की गई फर्जी FIR इस भोंडे स्क्रिप्ट की खुली गवाही दे रही है। हम आपको बताएंगे, वज़ीर इत्तलात अतारड़ ने 2 टोक वार्निंग दे दी है कि पाकिस्तान अब खामोश नहीं रहेगा। जाफर एक्सप्रेस से लेकर खुजदार तक भारत की हर दहशतगर्दी और हर मुहिम जोई का हिसाब चुन चुन कर लेंगे। मजीद क्या गुफ्तगू की, आइए आपको दिखाते हैं। का इशू है वो एक इंटरनेशनल इशू है, बैनुल अक़वामी सतह का इशू है, वो एक बैरूनी इशू है, उसको वो अंदरूनी मामला बनाकर पेश करते हैं। और यही वजह है कि भारत की जो एक खोखली सोच है और जो एक मक्कारी है वो खुल के सामने आती है, क्योंकि उनके पास ये क्लैरिटी नहीं है। जो भारत की एक तारीख है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की, एक खोखली नारेबाजी के ऊपर और एक बिल्कुल भोंडे तरीके से ये सारा मामला किया। आज के दिन तक पहलगाम के हवाले से किसी किस्म की कोई ना सबूत भारत दे सका है, ना शवाहिद फराहम कर सका है, और ना उसके पास कोई खातिर ख्वाह जवाब है पहलगाम को लेकर। अतारड़ साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया हमारे गेस्ट ने, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेड साहब वक्त देने के लिए। हम देखते हैं कि भारत बार बार एक ही तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है, उसी को दोहराता है, सेम स्क्रिप्ट जो है वही सामने आता है। तो ब्रिगेड साहब, क्या इसकी भारत की इंटेलिजेंस जो है एजेंसियाँ वो मुकम्मल तौर पर बांझ हो चुकी हैं? असल में जब आप अपना बयानिया जो है वो झूठ के ऊपर डेवलप करने की कोशिश करते हैं और एक ऐसा लाहेअमल इख्तियार करते हैं जिसकी प्रैक्टिकल रियलिटी जो है या जिसकी प्लानिंग जो है वो दुनिया को या कम से कम पाकिस्तान को समझ आ गई होती है, और उसके ऊपर हम बारहा बात कर चुके हैं कि भारत के अंदर जितने भी भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है
उसके बाद उसके अंदर से आवाजें उठने लगती है। जैसे पुलवामा का जो ऑपरेशन हुआ था, जी। पुलवामा के अंदर जो वो अपने सीआरपीएफ के जवानों को जो उन्होंने मरवाया था, उसके बाद जो कश्मीर के गवर्नर है उनका बयान आ गया था कि जी मैंने नरेंद्र मोदी को जब ये पॉइंट आउट किया तो उसने कहा तुम चुप रहो, हम इसका इल्जाम जो है ईसाई पे लगाएंगे। इसके साथ साथ माजी में जितने इन्होंने इस किस्म की बातें करने की कोशिश की है, तो उसमें दुनिया के जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं और बहुत बड़े बड़े लीडिंग इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जिन्होंने एक किताब लिखी थी, और एक बहुत बड़ी किताब ताज होटल के बाद लिखी गई थी, इंडिया बेसीज्ड, और वो लिखी थी एक फॉरेन ऑथर ने जो बुनियादी तौर पे यहूदी था लेकिन वो स्विट्जरलैंड में सेटल था, और उसने बड़ी एक्सटेंसिव रिसर्च करके वो किताब लिखी थी, जिसके ऊपर उसने ये प्रूफ किया था कि ताज होटल का जो ऑपरेशन किया गया है, ताज होटल में जो कुछ हुआ है वो रॉ की, सीआईए की और मुसैद की कंबाइंड कार्रवाई थी। और सिया आपको पता है उसमें पहला जो टारगेट उन्होंने बनाया था ताज होटल में, जब उन्होंने कहा कि जी वहाँ पे एक पाकिस्तानी आ गए और एक रिक टिक 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 बोट आ गई है, इंडियन थर्ड क्लास फिल्म का एक ड्रामा डेवलप किया कि उसके अंदर जी कोलगेट के वो थे और उसको बिस्किट के वो रैपर पड़े हुए थे। अब आप बताएं, इस किस्म के बयानिए को आप धुरंधर फिल्म बना के तो चला सकते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल मीडिया के सामने पेश करेंगे तो फिर वो आपसे पूछेंगे कि जी अगर आप पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहे हैं तो कम से कम सबूत तो दीजिए ना कोई। आप कह रहे हैं पहलगाम पाकिस्तान ने किया, तो इंटरनेशनल मीडिया में जब आप ब्रीफिंग कर रहे थे तो वहां जो डिफेंस उनके अटैशीज बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जी वेयर इज द प्रूफ, आपका सबूत कहाँ है कि जी वो वहाँ पे पाकिस्तान के का इन्वॉल्व था। या जैसे जब आपने पुलवामा का ऑपरेशन, पुलवामा के अंदर लोगों को मरवाया, तो अगले दिन आपको पता है कि वो एफएटीएफ का इजलास हो रहा था पेरिस के अंदर, तो आपने एक जैश ए मोहम्मद का पीछे झंडा लगा के एक बंदा खड़ा करके एक ये चला दिया कि जी हमने किया, तो वहां पे उसने कहा कि इसके साथ इसकी जियो टैगिंग बताए कि कहाँ से आया था, किस तरह चला था, तो वो उनके पास मौजूद नहीं था। अभी भी जब पहलगाम वाला इंसिडेंट हुआ तो अब उसके सामने जो चीज एक्चुअल सामने आ रही है वो ये है कि वहां पे ये अमित शाह का जो बेटा है जय शाह, वो एक 5 स्टार होटल बनाना चाहता है और उसके लिए उसने जमीनें, वहां पे जमीनों पे कब्जा करना है। फिर जब पहलगाम हुआ था तो उसके फौरन बाद भारत के अंदर एक रिपोर्ट छपी थी जो उनके अपने अखबारों ने छापी थी, कालवन ट्रिब्यून ने या छपी, जिसमें उन्होंने कहा कि जी अमित शाह ने दौरा किया था एक हफ्ते पहले अपना पहलगाम पर, वहाँ 3 लेयर सिक्योरिटी होती थी, एक लेयर बीएफ की थी, एक सीआरपीएफ की थी, तो अमित शाह ने तीनों 3 लेयर सिक्योरिटी वहां से हटा दी थी। ये जानते हुए भी ये कह बहुत अरसे से कह रहे थे कि जो वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और खतरे की जगह। फिर आपने देखा जो टाइम ऑफ एफआईआर रजिस्टरिंग जो आप करें, तो हर दफा इन्होंने, क्योंकि पाकिस्तान रिटोरिक करना होता है, पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना होता है, तो इसलिए अभी हालांकि इनको पता होना चाहिए कि जब जेडी वैंस आ रहा था तो नरेंद्र मोदी ने अपने भक्तों को 3-3 हजार रुपए दे के मंदिरों में बिठा दिया था कि दुआ करो तो उसका जहाज जो है वो रास्ते से वापस मुड़ जाए, तो वो तो वापस नहीं मुड़ा। तो इसी किस्म के भगत इन्होंने रखे हुए हैं जो 3 मिनट में इनके अंदर बताते हैं कि जी जो ऑपरेशन है ये आईएसआई ने किया। तो दुनिया में जो लोग हैं वो कहते हैं कि जब आप इस किस्म का जो लोग इस सब्जेक्ट की नॉलेज रखते हैं, या उसके अलावा भी जितने आपके इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में आप चले जाए, वो ये कहते हैं कि जी अगर एक वाकया हुआ है तो उसकी हकीकत को जानने के लिए आपको एक सिक्वेंशियल जो है वो एक सिक्वेंशियल इन्वेस्टिगेटिव मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ता है, जिसके जरिए आपको पता चले कि उसमें लोग कौन थे, उसमें इन्वॉल्व कौन था, वो कहाँ पे रहे, वो बेस क्या था, हथियार कहाँ से आए। क्योंकि जब दहशतगर्द ग्रुप ऑपरेशन करते हैं तो वो कभी भी वेपन्स दे के साथ नहीं चलते, उनको एक फैसिलिटेटर, एक बैकअप ग्रुप होता है जो ऑन द स्पॉट उनको वेपन्स डिलीवर करता है। तो वो कहाँ पे हुए, जैसे जाफर एक्सप्रेस में आपने देखा था, जब जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज ने उनकी जियो टैगिंग करके उनको अपना क्वाडकॉप्टर के जरिए एंगेज किया, तो पता चला कि जाफर एक्सप्रेस के वाक़े से कोई 4 किलोमीटर पीछे एक घर था जिसके अंदर आके इनको ये जो लोग जिन्होंने फायरिंग की थी उनको हथियार मुहैया किए गए थे और फिर उन फैसिलिटेटर्स को भी गिरफ्तार किया गया था। दुनिया में इसी तरह की चीजें होती है। फिर आपने देखा जब ताज होटल में जो दहशतगर्दी का वाकया उन्होंने करवाया था, तो नेपाल से एक लड़के को अगवा किया, उसको पाकिस्तानी जो है उस नाम का कोई जात पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। जब कन्फेशनल स्टेटमेंट उसकी रिकॉर्ड की गई तो वो ना उर्दू में थी, ना पंजाबी में थी, ना इंग्लिश में थी, वो एक गुरमुखी लैंग्वेज के अंदर, एक नेपाली लैंग्वेज के अंदर, एक वो हिंदी लैंग्वेज के अंदर वो स्टेटमेंट भी नहीं थी, वो किसी और लैंग्वेज में स्टेटमेंट दे के उससे साइन करा लिए गए थे। ये तमाम चीजें जो होती है ये एनालाइज होती है। तो भारत का जो भोंडा तरीकाकार है बुनियादी तौर पे वो अरसे से रहा है।
और उसको तकवीत इसलिए मिलती रही है। मैं आपको साफ बताऊं कि बहुत अरसे तक पाकिस्तान के अंदर हमारी क़यादत ने, चाहे वो पॉलिटिकल क़यादत थी चाहे वो मिलिट्री क़यादत थी, उन्होंने ये कहने से इनकार किया कि ये जो दहशतगर्दी का बिल्कुल और ब्रिगेडियर दहशतगर्दी साहब, पाकिस्तान में माजरत हो के रही है, साथ ये हमारे भारत से प्रोग्राम का स्पॉन्सर वक्त हो। खत्म हो गया। अब अगर कोई भी इस तरह की भोंडी कोशिश की गई जानिब से तो पहले से ज़्यादा सख्त जवाब होगा, क्योंकि ऑपरेशन बुनियानन मरसूस के ज़ख्म तो भारत को याद होंगे। प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।